नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का हिंदी अध्यापन पद्धति के विषय में चल रहा था, इसके पहले के वीडियो में हमने हिंदी भाषा शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या उनकी चुनौतियां हैं, उसके विषय में पढ़ा। आज हम भाषा अध्ययन के सिद्धांत और सूत्रों के विषय में जानेंगे कि हिंदी भाषा में अध्यापन के सिद्धांत क्या हैं और सूत्र क्या हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाषा शिक्षण को कुशल, प्रभावपूर्ण तथा उपयोगी बनाने के लिए शिक्षाविदों ने निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति का कुशल प्रयोग होना चाहिए। बच्चा घर से ही मातृभाषा सीखता है। वह पहले ध्वनियाँ सुनता है, फिर अनुकरण द्वारा उन्हें बोलता है। भाषा शिक्षण में इस स्वाभाविक क्रम को तोड़ना नहीं चाहिए। सुनने और बोलने में इस स्वाभाविक क्रम में उच्चारण निहित है, इसलिए बच्चे को भाषा सिखाते समय पहले उसके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अतः भाषा शिक्षण की स्वाभाविकता में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। 3 पॉइंट हैं। पहले बोलना और समझना, इससे बच्चे का सुनना भी सम्मिलित है। बाद में पढ़ना और लिखना। बोलने में उच्चारण निहित है, इसलिए सबसे पहले बच्चे के शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। भाषा की इकाई शब्द नहीं बल्कि वाक्य है, अतः वाक्य से शब्द और शब्द से पृथक ध्वनियों की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। रुचि के बिना कोई भी काम बोझ होता है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, बोझ उठाने को तैयार नहीं होता। भाषा सीखने के संबंध में भी यह बात सत्य है। बच्चा अपने पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण में जितनी भाषा सीखता है, उससे उसकी मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं कुछ सीमा तक पूरी हो जाती हैं। इससे वह भाषा तभी सीखना चाहेगा अगर उसे भाषा सीखने में रुचि होगी। भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में भाषा सीखने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, तभी उसका शिक्षण उपयोगी होगा। निम्नलिखित माध्यम से बच्चों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। पहला, पूर्व ज्ञान। नया शिक्षण आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए कि उनका ज्ञान किस स्तर का है। फिर उस पर नए शिक्षण को आधारित करना चाहिए। इस प्रकार उनमें नए शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा है प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर प्रणाली भी बच्चों में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्रणाली के द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके वे उत्तर देते हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। प्रश्नोत्तर प्रणाली से बच्चे कक्षा में सक्रिय बने रहते हैं और सक्रियता रुचि उत्पन्न करने में बहुत सहायक होती है। भाषा का ज्ञान होता ही प्रयोगों से है। जितना अधिक बच्चे भाषा का प्रयोग करेंगे, उतनी अधिक उनकी अभिव्यक्ति कुशल होगी और अधिक से अधिक भाषा सीखने में उनकी रुचि बढ़ेगी। तीसरा है खेल विधि। खेलना बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि उनके इस आनंद स्रोत को भाषा शिक्षण का माध्यम बना दिया जाए तो शिक्षण कितना सरल और रोचक बन जाएगा। इससे बच्चे खेल खेल में कितना कुछ सीख जाते हैं। छोटी कक्षा में तो खेल विधि अत्यंत सफल रहती है। पाठों में विविधता। भाषा के प्रति विद्यार्थियों में रुचि विकसित करने के लिए पाठों में विविधता लाना अत्यंत आवश्यक है। छोटी कक्षाओं में छोटी सरल कविताओं, कहानियों, संवादों, निबंधों, पत्रों आदि की सहायता से शिक्षण में विविधता लाई जा सकती है। विभिन्न प्रकार के पाठ पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों को उच्चारण, अक्षर विन्यास, शब्दावली, एक वाक्य विन्यास का सम्यक ज्ञान प्रदान कर सकता है। विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग। प्रत्येक पाठ के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करें तो शिक्षण में नीरसता एवं शुष्कता उत्पन्न होती है, जो बच्चों की रुचि के विरुद्ध है। अध्यापक को शिक्षण कार्य में अवसर एवं पाठ के अनुकूल उचित विधि का चुनाव करना चाहिए। जैसे व्याकरण पढ़ाते समय आगमन निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा का कोई भी पाठ पढ़ाते समय अध्यापक को बड़ी चतुराई के साथ ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की रुचि में शिथिलता न आए।
अगला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अध्यापक का व्यवहार बच्चों में भाषा के प्रति रुचि या अरुचि उत्पन्न करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा सीखते समय बच्चों से कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, जैसे वर्तनी, वाक्य विन्यास, अक्षर विन्यास, शब्दावली आदि में बच्चे कई गलतियां करते हैं। उसे ठीक करने में अध्यापक को काफ़ी परिश्रम करना होता है, परंतु उस पर यह परिश्रम तभी सफल होगा जब उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं स्नेहपूर्ण हो। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चों में भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षा शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षण क्रिया केंद्रित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी स्वभाव से क्रियाशील होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय बनाए रखने में से शिक्षण को सुग्राह्य बनाया जा सकता है। भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर, बोलचाल व अभ्यास कार्य के द्वारा विद्यार्थियों को सक्रिय बनाया जा सकता है। स्कूल में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रम, कवि गोष्ठी, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, स्कूल पत्रिका आदि का आयोजन से भी विद्यार्थियों की भाषा सीखने के प्रति क्रियाशील बनाए रखा जा सकता है। और चौथा है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के दो अंग ग्रहण रिसेप्शन अर्थात दूसरों के विचारों को ग्रहण करना, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। व्यक्ति दूसरों के विचारों को दो प्रकार से ग्रहण करता है, सुनकर, पढ़कर। इसी तरह अभिव्यक्ति बोलकर, लिखकर। अपने शिक्षण में अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए अध्यापक को विद्यार्थियों की रुचि एवं प्रवृत्ति, व्यक्तिगत विभिन्नता तथा अवसर की मांग को भी ध्यान रखना चाहिए। भाषा के सर्वांगीण शिक्षण के लिए आवश्यक है कि उच्चारण, शब्दावली, अक्षर विन्यास, बोलचाल, व्याकरण, वाचन, लेखन आदि भाषा के विविध अंगों का उचित अनुपात स्थापित किया जाए। अगला है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग करती है। इसे व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी एक स्तर के नहीं होते, उनके सीखने की गति एक जैसी नहीं होती। कुछ की बुद्धि बहुत तेज होती है और कुछ की मध्यम स्तर की, तो कुछ बहुत मंद गति से सीखते हैं। कई शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते तो कुछ लिखावट अस्पष्ट होती है, कुछ की लिखावट अस्पष्ट होती है। इस तरह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर उन्हें भाषा का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करने में प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण बच्चे की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बड़ों का अनुकरण करने से उन्हें आनंद भी मिलता है और ज्ञान भी। बच्चा भाषा का आरंभिक ज्ञान अनुकरण द्वारा प्राप्त करता है। घर में वह माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करके कई शब्द और उनका प्रयोग सीख लेता है। स्कूल में उसके लिए अध्यापक अनुकरणीय होता है। वह अध्यापक के उच्चारण, शब्दों, प्रयोगों तथा बोलने की शैली तक का अनुसरण करने में गर्व महसूस करता है। अतः अध्यापक को हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि वह जिस प्रकार का उच्चारण कर रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जैसा बोल रहा है और लिख रहा है, इन सब का विद्यार्थी अनुकरण कर रहे हैं। अतः भाषा शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा प्रयुक्त मौखिक एवं लिखित भाषा हर दृष्टिकोण से आदर्श हो, ताकि बच्चे अनुकरण द्वारा उसकी उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगला है बाल केंद्रित सिद्धांत। शिक्षा न पुस्तक केंद्रित होती है न अध्यापक केंद्रित, वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं, समस्याओं, मानसिक अवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए। भाषा शिक्षण भी बाल केंद्रित होनी चाहिए। कई बार अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते इतना आत्मविभोर हो जाते हैं कि उन्हें अपने सामने बैठे विद्यार्थी तक भूल जाते हैं। इस प्रकार के शिक्षण से अध्यापक अपनी योग्यता चाहे दर्शाएं, परंतु इसका विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं होता। विद्यार्थी के स्तर को समझकर उसका विकास किया जा सकता है। बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। भाषा के सर्वांगीण
शिक्षण के लिए बहुमुखी प्रयास की आवश्यकता होती है। उदाहरण मान लीजिए कि आपने किसी कक्षा के विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ का एक परिच्छेद पढ़ाना है। इसमें केवल भाषा द्वारा उस परिच्छेद में आए कठिन शब्दों का अर्थ बता देना ही पर्याप्त नहीं होता। उस परिच्छेद से शिक्षण के लिए आवश्यक है कि पहला, अध्यापक पहले स्वयं उसका वाचन करे, कुछ विद्यार्थियों द्वारा उसका वाचन करवाए, कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर लिखे और विद्यार्थियों को भी लिखने के लिए कहे। स्पष्टीकरण के दौरान शिक्षक को अध्यापन की विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। परिच्छेद का भाव स्पष्ट करवाएं, विद्यार्थियों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं, व्याकरण के कुछ नियमों को स्पष्ट करें और अध्यापक अपने शिक्षण से विद्यार्थियों को उच्चारण, वाचन, शब्दावली, अभिव्यक्ति, व्याकरण प्रयोग आदि भाषा के विभिन्न अंगों का ज्ञान एवं अभ्यास करा सकता है। चयन सिद्धांत। ज्ञान अति विस्तृत है, अतः बालक की योग्यता के अनुसार उसकी केवल उपयोगी बातों का ही चयन करना चाहिए। चयन सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उनके कार्य की सफलता कुछ निर्भर करती है। उदाहरण, भाषा के शिक्षक को व्याकरण के सभी पहलुओं का ज्ञान होता है, परंतु कुछ समय में उसके लिए सब कुछ पढ़ाना संभव नहीं, इसलिए आयु के अनुसार ही विषय का चयन करना चाहिए। निष्कर्ष, शिक्षा किसी भी देश की हो, उसका मूल आधार भाषा के उपरोक्त सिद्धांत हैं। पढ़ाते समय शिक्षक को अपने सामने बैठे छात्रों के स्तर को भूलना नहीं चाहिए। शिक्षक उपरोक्त सिद्धांतों को अपनाकर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं।